क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल फन एंड चिल में, जहां हम लाते हैं मज़ेदार और हंसी ठहाकों से भरपूर कंटेंट। अगर आपको हॉरर और थ्रिलर पसंद है तो यकीन मानिए इस वीडियो के बाद रातों को आप सो नहीं पाएंगे। और अगर आप डरते नहीं तो ये फिल्म आपको हंसी भी देगी और डर भी। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक कन्नड़ हॉरर मूवी ना नन्ना बिदलारे के बारे में, जिसका मतलब है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सुनकर लगता है ये कोई रोमांटिक मूवी होगी, लेकिन भाई ये मूवी तो टोटल थ्रिल और हॉरर से भरपूर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। मूवी की स्टार्टिंग होती है कुछ यूट्यूबर्स से जो घोस्ट हंटर्स नाम का चैनल चलाते हैं। इनकी टीम में 5 लोग हैं, 4 लड़के और 1 लड़की। ये लोग अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस पर जाते हैं और पता लगाते हैं कि क्या सच में वहाँ भूत प्रेत है या फिर ये सब सिर्फ लोगों की काल्पनिक कहानियां हैं। आज रात ये लोग कट्ठाले काड़ू नाम के गांव में पहुंचते हैं। गांव वालों के मुताबिक यहाँ का गेरू दादा स्टेट का घर तो ऐसा है जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अब आप ही सोचिए, ऐसे में ये लोग बिना डरे कैसे जाएंगे? यही जानने के लिए तो वो लोग वहां पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अब जैसे ही हमारी टीम ने थोड़ी देर इस खौफनाक जगह पर टाइम स्पेंड किया तो उन लोगों को लगने लगा कि अरे ये जगह तो कुछ खास नहीं है, ना भूत प्रेत है ना कोई एनर्जी का साइन। सब लोग सोच रहे थे यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो डिवाइस जो भूत प्रेत का सिग्नल पकड़ने वाला था वो भी शांत बैठा था। मगर तभी पलक झपकते ही ये क्या, सामने कुछ धुआं जैसा दिखता है जो इनकी बीच से निकलते हुए एक खिड़की तोड़ता हुआ बाहर उड़ जाता है। अब जब ये धुआं उड़ते हुए गायब हुआ तो वही डिवाइस अचानक से पीप पीप सिग्नल देने लगती है। सब लोग घबराए हुए बाहर भागते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं। क्या देखते हैं? सामने झूले पर बैठा है एक साया। ओ माय गॉड, डर के मारे तो इनकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो जो साया था वो तो तुरंत गायब हो जाता है, मानो जैसे मूवी की स्पीड स्लो हो गई हो। अब यार ये तो कुछ ऐसा था जो इनकी समझ के बाहर था। क्या हुआ, कहाँ गया? ये सोचते हुए ये लोग तुरंत बाहर निकलकर उस साए को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचे वो साया गायब हो गया। अब सब लोग कंफ्यूज हो गए कि ये सब क्या था। लेकिन तभी अगले पल वो साया घर के अंदर दिखाई देता है। अब तो मामला और भी गड़बड़ हो गया। सब लोग घर के अंदर दौड़ते हुए जाते हैं, लेकिन उस साए को पकड़ने से पहले ही वो फिर से गायब हो जाता है। अब ये लोग सोचना शुरू करते हैं कुछ तो है जो हम नहीं देख पा रहे। वही डिवाइस फिर से सिग्नल दिखाता है और वो सब उस सिग्नल को फॉलो करते हुए पहुंचते हैं एक कमरे तक। लेकिन क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं आता कि ये जो उनका इंटरेस्टिंग इंक्वायरी है वो एकदम से बदल जाती है। वो डिवाइस कुछ और ही बुरा सिग्नल देने लगता है और तभी ओ भाई, एक अजीब सी डेमोनिक फिगर उनके सामने आ जाती है। वो फिगर जो जले हुए अंगारों जैसी लग रही थी बस वहीं खड़ा था। और तो और जो बंदा टेबल के नीचे छुपा था वो बस उस जलते हुए डेमोनिक फिगर को उसके पैरों के पास से देख पा रहा था। डीमन की चालें, उसकी आवाजें, सब कुछ भयंकर था। ये बंदा तो बस कांपता हुआ वहीं पड़ा था। तभी अचानक वो डीमन उस लड़के को पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है। अब जो पर्दे के पीछे छुपा था वो अचानक से बाहर खींचा जाता है और उसके चेहरे पर वो तौलिया जैसे पर्दे की तरह लिपट जाता है। अब क्या हुआ, उस लड़के की मौत हो जाती है और वो पर्दा जैसे हवा में उड़ा। ये सीन देखकर तो किसी का भी दिल बैठ जाए। और यही नहीं, एक एक करके बाकी लड़के भी मारे जाते हैं। कोई किताबों के नीचे दब जाता है, कोई हवा में उड़ते सामान से टकरा कर गिरता है और अब एक एक करके सबकी बारी आती जाती है। अब दोस्तों, दूसरी तरफ हमारी टीम के लीडर और वो लड़की अभी भी खुले में घूम रहे थे और तभी क्या होता है, एक नाइफ अचानक से कटा हुआ उड़ते हुए आता है और सीधा घुस जाता है उस आदमी के गले में। अब समझ लीजिए
सबका प्लान फ्लॉप हो गया। रिपीट। अब समझ लीजिए, सबका प्लान फ्लॉप हो गया और तो और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब ये तो हुआ ही था, पर फिर बारी आई उस लड़की की। वो जैसे तैसे वहां से निकलकर अपनी कार तक पहुंची, लेकिन उस वक्त ऊपर से अचानक उसके हाथ पर खून की बूंदें गिरने लगती हैं। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे कुछ समझ में आता और फिर क्या होता है, वही जो होता है जब फिल्म में बहुत ज़्यादा सस्पेंस हो, कोई उस पर भी अटैक कर देता है। यानी अब घोस्ट हंटर्स की पूरी टीम का खात्मा हो गया। तेरी की यार, ये क्या हो गया? पूरी टीम एक के बाद एक खत्म हो गई और एक ही लड़की बची थी। उसकी हालत देखो, जैसे कि फिल्म के क्लाइमैक्स हो। अब इसके बाद सीन एकदम बदल जाता है। हमें दिखाया जाता है ऋषि नाम के एक लड़के को। हाँ, वही जो हमारी कहानी का अगला हीरो है। वो ब्रिज के नीचे नदी के पास घूम रहा था जब अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। लड़की लहूलुहान हालत में पड़ी थी। जैसे ही ऋषि उसे देखता है, वो तुरंत उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अब देखो, ऋषि को उस लड़की के हाथ पर एक टैटू नजर आता है, चारू। और ये टैटू देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो समझ जाता है कि इसका नाम शायद चारू होगा। ये नाम सुनते ही वो लड़की से जुड़ी मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद ऋषि डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर, ये लड़की कैसी है? डॉक्टर जवाब देती है, वो खतरे से बाहर है, अब जल्द ही रिकवर हो जाएगी, लेकिन एक बड़ा मसला है। ऋषि सोचता है, क्या हुआ? डॉक्टर कहती है, उसकी याददाश्त खो गई है, उसे कुछ भी याद नहीं, कौन है, कहाँ से आई है, क्या नाम है, कुछ भी। अब दोस्तों, इस कहानी में टर्न आता है। चारू का इलाज तो लगभग 1 साल तक चलता रहा, लेकिन उसकी मेमोरी में कोई खास सुधार नहीं आया और इस दौरान ऋषि उसे अपने घर पर रखे हुए था। एक दिन डॉक्टर ने एक सलाह दी, ऋषि, उसे बाहर घुमाने ले जाओ, नई नई जगह दिखाओ, शायद कुछ देख के उसे कुछ याद आ जाए। अब जब डॉक्टर ने ये सलाह दी तो ऋषि को लगा कि यार, डॉक्टर का कहना मानना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर ने साथ में एक बात और कही, पुलिस को चारू की फैमिली के बारे में भी पता करना चाहिए, हो सकता है इस केस में उनकी मदद मिले। तो फिर उसने पुलिस का रास्ता अपनाया। पुलिस में उसका एक दोस्त था जो अब पुलिस ऑफिसर बन चुका था। अब पुलिस वाला कहता है, तुम पुलिस के पास 1 साल बाद क्यों आए हो? तुम इंतजार क्यों कर रहे थे? ये तो बेतुकी बात है। ऋषि जवाब देता है, यार, जब चारू मुझे मिली थी, उसकी हालत देखकर मुझे शक था कि कहीं उसके घर वाले ही तो उसके दुश्मन नहीं। उसकी सुरक्षा के लिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए सोचा था कि जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तब मैं एक्शन लूँगा। पुलिस वाला कहता है, ठीक है, मुझे कुछ दिनों का टाइम दो, मैं इस केस के बारे में पता करके बताता हूँ। तो ऋषि क्या करता है, वो चारू को लेकर अलग अलग जगह घुमाने ले जाता है, नए नए प्लेसेस दिखाता है, लेकिन चारू को कुछ भी याद नहीं आता। एक दिन ऋषि को पुलिस वाले का फोन आता है। पुलिस वाला बताता है, देखो, ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन एक छोटी सी बात मिली है। 1 साल पहले माडीकेरी डिस्ट्रिक्ट के कट्ठालेकाडु पुलिस स्टेशन में चारू की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई थी। तुम वहाँ के इंचार्ज से बात करो, शायद कुछ काम की जानकारी मिल जाए। अब ऋषि ने क्या किया, उसने अपना बैग पैक किया और चारू के साथ अपने दोस्तों प्रशांत और मीना को साथ लिया और निकल पड़ा कट्ठालेकाडु के लिए। तो दोस्तों, अब ऋषि, प्रशांत और चारू का पूरा गैंग निकल पड़ा कट्ठालेकाडु। रास्ते में जैसे ही वे पूछते हैं कि कट्ठालेकाडु कितनी दूर है, तो एक आदमी बड़बड़ाता हुआ बताता है, अरे बस 25 किलोमीटर है, सीधे जाओ और फिर बाएं मुड़ना। अब ये आदमी उन्हें बताता है, इस रास्ते पर जाना मत भाई, रात में यहाँ जाना ठीक नहीं है। इस रास्ते से तुम तो पहुँच नहीं पाओगे और अगर पहुँचे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये तो ऋषि और उसकी टीम के लिए थोड़ी टेंशन की बात थी, क्योंकि लड़कियां भी साथ में थी। तो इस रिस्क से बचने के लिए ये लोग एक होटल में रुक जाते हैं
और फिर अगले दिन ऋषि और प्रशांत निकल पड़ते हैं कट्ठालेकाडु पुलिस स्टेशन। अब क्या पता चलता है? वही जो हम सबको लगता था, कहानी में ट्विस्ट। वो आदमी जिसने मिसिंग रिपोर्ट फाइल की थी कभी फिर से स्टेशन नहीं आया। उसकी पहचान तक नहीं मिली। बस ये पता चला कि फाइलों में बारिश का पानी घुस गया था और सारे रिकॉर्ड डूब गए थे। अब नाम तो मिट गया था, लेकिन एड्रेस, हाँ एड्रेस बचा था। और वो एड्रेस जरा सुनिए, वही हॉन्टेड घर, गेरू दादा एस्टेट। अब इन लोगों के पास नया मिशन था, गेरू दादा एस्टेट के बारे में और चारू की पहचान के बारे में जानकारी हासिल करना। तो ऋषि और प्रशांत निकल पड़े गांव वालों से चारू का फोटो दिखाकर पूछने के लिए। लेकिन यार, यहाँ पर एक बड़ा बवाल होता है। कोई भी उस घर के बारे में बात नहीं कर रहा था और कोई भी चारू को पहचान नहीं रहा था। क्या बात है? फिर क्या हुआ? एक बूढ़ा आदमी दिखा, जिसने जब गेरू दादा एस्टेट के घर के बारे में सुना तो उसका तो जैसे दिमाग ही घूम गया। कहने लगा, वो घर अब नहीं है, सब जल गया है, वहां मत जाना, वो घर भूतिया है, वहां सिर्फ मौत का साया है। अब एक पल को तो ऋषि और प्रशांत को लगा कि ये बूढ़ा तो जैसे बिंदास हो गया है, लेकिन फिर वो ही, चलिए मूड को थोड़ा फ्रेश करते हैं। तो दोनों नारियल पानी पीने रुक जाते हैं और यहीं पे प्रशांत एक बड़ी अजीब सी बात करता है। यार, ये पुलिस को पता था कि वो घर जल चुका है, तो हमें एड्रेस क्यों दिया? और क्या, नारियल वाला जो वहां खड़ा था वो सुन लेता है और चुटकी लेते हुए कहता है, साहब जरूर वही पागल बुड्ढा आपको बता रहा था कि घर जल गया है। ऋषि का तो माथा घूम जाता है। क्या वह बूढ़ा सच में जानता है? नारियल वाला बताता है, हाँ वही पागल बूढ़ा हमेशा यही कहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह घर सालों से बंद पड़ा है। जो हुआ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। गांव वाले मानते हैं कि वो घर भूतिया है और कोई भी पास नहीं जाता। तो दोस्तों, ऋषि और प्रशांत उस बुजुर्ग आदमी के बताए हुए रास्ते से ये हॉन्टेड घर तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वे अंदर जाते हैं और छानबीन शुरू करते हैं तो कुछ भी काम का नहीं मिलता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब की उम्मीदें टूट जाती है, बिना ढूंढे घर में ही सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन फिर जब ये लोग वापस लौट रहे थे तभी मीना का कॉल आता है। और क्या बताती है मीना? वो घबराई हुई कहती है, चारू अचानक गायब हो गई है। अरे भाई, ये तो नया ट्विस्ट है यार। ऋषि का तो दिल ही गड़बड़ा जाता है और वो बिना किसी देर के तुरंत प्रशांत को लेकर होटल वापस लौटता है। होटल में मीना उन्हें बताती है, हम दोनों रूम में थे, चारू बाहर गई थी, मुझे लगा टहलने गई होगी, लेकिन फिर वो वापस ही नहीं आई। अब क्या? ऋषि की तो सिचुएशन समझ के हम भी थोड़ा घबराए हुए थे, तो वो होटल के स्टाफ से सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है। सीसीटीवी में क्या दिखता है? चारू अजीब सी चाल में चल रही थी और फिर क्या करती है? बाहर आकर एक आदमी की कार छीनकर भाग जाती है। अब आप सोचिए, चारू को तो ड्राइविंग आती ही नहीं थी। ऋषि तो बस दंग रह जाता है, क्योंकि ये तो कुछ बहुत ही गड़बड़ था। अब उस आदमी की कार में जीपीएस था और इसी से चारू को ट्रैक करने का नया प्लान बनता है। जैसे ही वे चेक करते हैं, चारू गेरू दादा एस्टेट की तरफ बढ़ रही थी। प्रशांत बोल पड़ता है, भाई कोई बहुत बड़ा खेल हो रहा है, हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। तो मीना होटल में रुक जाती है और दोनों निकल पड़ते हैं उस हॉन्टेड घर की ओर। क्या हुआ फिर? घर के बाहर तो कार खड़ी थी, लेकिन चारू का कहीं पता नहीं था। अब दोनों अंदर जाते हैं और अंदर का माहौल देखकर दिल दहल जाता है। सब कुछ हिल रहा था, टेबल, लैंप, चेयर, सब कुछ जैसे एक डेमोनिक एंटिटी से रेंग रहा था। और वही चेयर उछल उछल कर उनकी तरफ आती है। ऋषि और प्रशांत बाल बाल बचते हैं और फिर उन्हें चारू एक चेयर पर बैठी हुई दिखाई देती है, बिल्कुल पोजेस्ड स्टाइल में। फिर क्या, अगले ही पल चारू एकदम दीवार पर चढ़ जाती है, गुस्से में ऋषि को घूरती है और फिर उसका अटैक। अब
प्रशांत क्या करता है, एक लकड़ी के टुकड़े से चारू को जोर से मारता है जिससे वो शांत हो जाती है। ऋषि तो फिर बेहोश चारू को गोद में उठाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन ये क्या, चारू की बॉडी फ्लोट करके दूसरी जगह चली जाती है। और फिर जो होता है वो दिल दहला देने वाला है। चारू को जिसने पोसेस किया था वो कहता है, चारू मेरी है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही इस जगह को छोड़ूंगा। फिर क्या, चारू एक जोरदार चीख मारकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह ऋषि और प्रशांत कल रात की अजीब घटनाओं के बारे में बात कर रहे होते हैं जब अचानक उनकी नज़र खिड़की से झांकते एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी किसी को घूर रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि चारू ही थी। ऋषि गुस्से में कहता है, चाचा यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो आदमी झपक से वहां से भाग जाता है। अब क्या, ऋषि और प्रशांत उसका पीछा करते हैं और जल्दी उसे पकड़ लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये वही बूढ़ा आदमी है जिसने उन्हें बताया था कि घर जल गया था। अब दोनों को यकीन हो जाता है कि यही कुछ गड़बड़ कर रहा है। ऋषि गुस्से में उससे पूछता है, बताओ तुम यहाँ छुप कर क्या करने आए थे? अब उस बूढ़े आदमी जिसका नाम रमन्ना है, उसका मुंह फट से खुल जाता है। वो बताता है, मैंने 1 साल बाद मेरी बिटिया को देखा तो मैं उसे मिलने आ गया। ऋषि शॉक में कहता है, तुम चारू को कैसे जानते हो? रमन्ना जवाब देता है, उसका नाम चारू नहीं अंजलि है। ये सुनकर ऋषि हैरान हो जाता है और पूछता है, लेकिन उसके हाथ पर चारू के नाम का टैटू क्यों है? रमन्ना बताता है, चारू उसकी बहन का नाम था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। 10 साल पहले चारू की एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी। उस समय उसके माँ और पिता बहुत टूट गए थे, लेकिन अंजलि, उसने अपने साहस से हमें सहारा दिया। अंजलि ने अपनी बहन की याद में चारू के नाम का टैटू बनवाया था। रमन्ना की बातों से अब हमें इस घर का सच पता चलता है। वो बताता है, अपने घर को बेचकर हम गांव से बाहर रहने चले गए थे और सालों बाद जब अंजलि बड़ी हुई तो हम फिर से इस घर में लौटे और इसे खरीदा। मैं वही पुराना काम करता था। फिर दिखाया जाता है फ्लैशबैक, जहां रमन्ना के साथ सरोजा नाम की एक मेड भी काम करती थी। एक रात जब रमन्ना अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक लड़की बेहोश पड़ी मिली। रमन्ना उसे अपने घर ले आया और उसकी देखभाल करने लगा। जब लड़की होश में आई तो रमन्ना उसे अंजलि के पास ले गया और बताया, मुझे ये लड़की बेहोश हालत में मिली, हमें इसके घर वालों का पता लगाना होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि ये लड़की बोल नहीं सकती, गूंगी है। अंजलि को उस लड़की में अपनी बहन चारू का चेहरा दिखा। वो अपने पिता से पूछती है, क्या इस लड़की को हमारे साथ रखा जा सकता है जब तक इसके घर वाले नहीं मिलते? पहले तो अंजलि के पिता मना कर देते हैं, लेकिन अंजलि की जिद के आगे वो हार मान जाते हैं। फिर क्या, अंजलि उस लड़की को अपनी सगी बहन की तरह प्यार करने लगती है। उसके साथ खेलती है, उसे झूला झुलाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। लेकिन एक दिन अंजलि उसे कहती है, चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ। और क्या होता है, वो लड़की मना कर देती है। अंजलि कहती है, अरे मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, शर्माओ मत। लेकिन वो लड़की फिर भी मना कर देती है। अब जब अंजलि नहाने जाती है तो वो लड़की चुपके से उसे नहाते हुए देख रही थी, लेकिन तभी अंजलि के पिता आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं। वो लड़की को डांटते हैं और उसे भगा देते हैं। एक दिन सरोजा अंजलि के पिता से आकर कहती है, साहब मुझे आपको कुछ बताना है। वो गूंगी लड़की वो सही नहीं है, वो गंदी लड़की है। वो अंजलि बिटिया के साथ कुछ गलत इरादे हैं उसके। वो छुपकर अंजलि के कपड़े सूंघती है, उसकी झूठी चाय पीती है और उसे नहाते हुए भी देखती है। ये सुनकर अंजलि के पिता चौंकते हुए कहते हैं, ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूँगा। लेकिन सरोजा ने जब ये सब बताने की कोशिश की तो वो लड़की उन्हें देख लेती है। कुछ समय बाद रमन्ना घबराया हुआ अंजलि के पिता के पास आता है और बताता है, सरोजा का मर्डर हो गया है, किसी ने उसके सिर पर पत्थर से हमला किया है।
अंजलि के पिता के चेहरे पर डर और चिंता के निशान साफ दिखते हैं। वो रमन्ना से पूछते हैं, उस लड़की के घर वालों का कुछ पता चला? रमन्ना बताता है, नहीं साहब, मैंने पूरे गांव में पूछताछ की लेकिन कोई भी उसे नहीं जानता। अब अंजलि के पिता को यकीन हो गया कि इस लड़की के साथ कुछ बड़ा राज छुपा है। अगले दिन अंजलि के पिता फिर से उस लड़की को छुपकर अंजलि को नहाते हुए देख लेते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे जमकर फटकार लगाते हैं। अंजलि की माँ हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ? आप इस बच्ची को क्यों डांट रहे हैं? अंजलि के पिता जवाब देते हैं, ये कोई बच्ची नहीं है, डेविल है, डेविल। और फिर वो उस लड़की की सारी घटिया हरकतों को बताते हैं। अंजलि ये सब जानकर शॉक रह जाती है। उसके पिता उस लड़की को पकड़कर पुलिस के पास ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी वो लड़की अंजलि के पिता के हाथ पर काट लेती है और भागने लगती है। अंजलि के पिता उसके बालों को पकड़ते हैं और अब वो लड़की उनके हाथ में फंस जाती है। अब जो हम सुनते हैं वो एक बड़े शॉकिंग ट्विस्ट की तरह होता है, क्योंकि वो लड़की कोई लड़की नहीं थी बल्कि वो एक लड़का था। उसने लड़की का मेकअप किया हुआ था और यही कारण था कि अंजलि जब उसे नहलाने के लिए कह रही थी तो वो मना कर देता था। उसने गूंगे बनने का नाटक भी किया था। अंजलि उसे पहचान लेती है क्योंकि वो लड़का पहले से ही उसे जानता था। वो लड़का सबके सामने कन्फेस करता है कि कैसे उसने उनकी मेड सरोजा को पत्थर से पीट पीट कर मार डाला था और ये सब उसने किया था अंजलि को पाने के लिए। वो अंजलि से कहता है, तुम मेरी हो और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। फिर वो अंजलि के पिता पर भी हमला कर देता है और अंजलि को पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। अंजलि की माँ जब उसे छुड़ाने आती है तो वो लड़का उसे चाकू से घायल कर देता है। वो अंजलि को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंजलि के पिता आकर उसे रोकते हैं और अंजलि को वहाँ से भगा देते हैं। वो लड़का बुरी तरह से संघर्ष करता है, लेकिन अंजलि के पिता उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। इधर अंजलि बेतहाशा भागी जा रही थी और रमन्ना उसे भागते हुए देख लेता है। वो अंजलि के पीछे दौड़ता है, लेकिन अंजलि के कदम नहीं थमते। भागते भागते वो एक ब्रिज तक पहुंच जाती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे नदी में गिर जाती है। जब रमन्ना वापस घर पहुंचता है तो उसे एक और शॉकिंग खबर मिलती है। अंजलि की मॉम की मौत हो चुकी थी चाकू के वार से। अंजलि के पिता रोते हुए रमन्ना से सब कुछ बताते हैं और फिर अंजलि के बारे में पूछते हैं। तब रमन्ना एक और सैड न्यूज़ देता है, अंजलि तो नदी में गिर गई है। ये सुनकर अंजलि के पिता का दिल टूट जाता है। उनका गम और आक्रोश बढ़ जाता है और अब उनका ध्यान उस लड़के पर जाता है। अंजलि के पिता गुस्से से कहते हैं, ये शैतान लड़का मेरे पूरे परिवार को खा गया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो उसे पुलिस के हवाले करने की बजाय खुद ही उसे जिंदा जला देते हैं। मरते मरते वो लड़का एक आखिरी बार कहता है, अंजलि सिर्फ मेरी है और मैं लौट कर आऊँगा। उसकी ये बात सुनकर अंजलि के पिता के मन में और भी गुस्सा भर जाता है और वो अपने परिवार के नुकसान का गम पूरी तरह से महसूस करते हैं। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। सभी लोग समझ जाते हैं कि यह लड़का उस लड़के की आत्मा ने अंजलि को पजेस किया था। ऋषि इस नए मोड़ को समझते हुए पूछता है, अंजलि के पिता का क्या हुआ? रमन्ना बताता है, 1 साल पहले अंजलि की मिसिंग रिपोर्ट उन्हीं ने फाइल की थी, लेकिन अंजलि का कुछ पता नहीं चला। फिर वो इस गांव को छोड़कर कहीं चले गए और तब से उनकी कोई खबर नहीं मिली। ऋषि अब और सवाल करते हुए पूछता है, तो फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला था कि घर जल गया है? रमन्ना डरते हुए जवाब देता है, मुझे लगा कि आप लोग उस लड़के के बारे में जानने आए हैं। पुलिस से बचने के लिए मैंने ऐसा कहा था। फिर रमन्ना उन्हें उस पोल की तरफ इशारा करता है जिससे बांधकर उस लड़के को जलाया गया था। इससे पहले ऋषि भूत प्रेत और आत्माओं पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, लेकिन जब उसने पहली बार इस भूतिया घटनाओं का सामना किया तो उसका विश्वास पूरी तरह से टूट गया। अब उसका दिल और दिमाग उलझे हुए थे, क्योंकि जो उसने देखा था वो उसके लिए पूरी तरह से असंभव था।
रमन्ना, जो अब ऋषि के साथ था, उसे बताता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। इसीलिए वो दोनों विद्या शंकरा नाम के गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी को सारी बात बताते हुए वे उम्मीद करते हैं कि वो किसी हल तक पहुंच पाएंगे। गुरुजी ने सुनकर कहा, तुमने हमें सब कुछ बता दिया, लेकिन उस लड़के के बारे में कुछ नहीं बताया। अभी हम उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानते। पहले तुम मुझे उस लड़के के बारे में पूरी जानकारी ला कर दो। वो लड़का कौन था, उसका नाम क्या था, कहाँ से आया था और उसके परिवार वाले कौन थे, फिर मैं कुछ कर पाऊंगा। अब ऋषि और रमन्ना दोनों मिलकर उस लड़के के बारे में और जानकारी हासिल करने निकल पड़ते हैं। सबसे पहले ऋषि रमन्ना से पूछता है, क्या तुम्हारे पास उस लड़के से जुड़ी कोई चीज पड़ी है? रमन्ना बताता है, जब उसे वो लड़का मिला था तो उसकी ड्रेस पर खून लगा हुआ था। उसने उसे एक दूसरी ड्रेस दी थी और खून वाली ड्रेस अभी भी उसके पास रखी हुई थी। ऋषि रमन्ना के साथ उस ड्रेस को चेक करता है और अचानक ड्रेस के अंदर से एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन निकलता है। ये देखकर ऋषि चौंक जाता है और तुरंत उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर गांव के मेडिकल स्टोर में जाता है। मेडिकल वालों से पूछता है, क्या आपने कभी इस दवाई के बारे में सुना है? मेडिकल वाला जवाब देता है, ये दवाई अभी यहाँ नहीं मिलती। हम इसे एक लड़के के लिए मंगाते थे जिसे कोई रेयर डिजीज था, लेकिन 1 साल से वो दवाई लेने नहीं आया। हम भी अब वो दवाई मंगाना बंद कर चुके हैं। ऋषि अब और सवाल करते हुए पूछता है, दवाई किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी? और मेडिकल वाला बताता है, उस डॉक्टर का नाम रविंद्रनाथ है। अब ऋषि डॉक्टर रविंद्रनाथ के पास जाकर उस पेशेंट के बारे में जानकारी मांगता है। शुरू में डॉक्टर मना कर देता है, कहता है ये हमारे रूल के खिलाफ है। लेकिन जब ऋषि उसे सारी बात बताता है तो मामले की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर सब कुछ बता देता है। डॉक्टर बताता है, उस पेशेंट का नाम प्रवीण था। लेकिन अब एक बहुत शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है दोस्तों। प्रवीण कोई 10-11 साल का लड़का नहीं था, बल्कि वो 28 साल का एडल्ट था। असल में वो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी यानी GHD नामक बीमारी से पीड़ित था, जिसके कारण उसकी बॉडी की ग्रोथ रुक गई थी। ये बोने से अलग होता है। एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से एक छोटे बच्चे जैसा दिखता है, लेकिन उम्र में होता है एक एडल्ट। ये सुनकर ऋषि और रमन्ना दोनों का दिल थम जाता है। प्रवीण, जो इतने समय तक एक लड़के की तरह दिखता था, अब उसकी असलियत सामने आ रही थी। ऋषि को तो यकीन ही नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। फिर डॉक्टर उसकी चुप्पी तोड़ते हुए उसे एक तस्वीर दिखा के पूछता है, बताओ इस लड़के की उम्र कितनी होगी? ऋषि, जो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, कहता है 12-13 साल। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, ये 32 साल का है। अब ऋषि के दिमाग में पूरी तरह से उलझन हो गई थी। डॉक्टर ने आगे बताया, प्रवीण किसी बच्चे जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन असल में वो एक डीमन है। उसे नॉर्मल लाइफ नहीं मिल पाई थी और इसीलिए वो डिप्रेशन में चला गया था। वो नॉर्मल लोगों से काफ़ी नफरत करता था और एक तरह से उसे डिप्रेस्ड साइकोपैथ भी कहा जा सकता है। ये सुनकर ऋषि का दिल थम सा गया। ऋषि को अब सब कुछ और भी जटिल लगने लगा। उसने प्रवीण के घर जाने का फैसला किया और बहाने से उसकी माँ से मिला। मैं प्रवीण जैसी बीमारी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ और डॉक्टर रविंद्रनाथ के रेफरेंस से ही यहाँ आया हूँ, उसने कहा। प्रवीण की माँ ने उसे अपने बेटे की पूरी कहानी सुनाई और ये जानकर ऋषि का दिल और भी टूट गया। प्रवीण तो स्कूल टाइम से ही एक साइको था। उसी स्कूल में अंजलि भी पढ़ती थी और वो प्रवीण की बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन जब भी कोई और लड़का अंजलि से बात करता या उससे दोस्ती करता तो प्रवीण उस लड़के से लड़ पड़ता था। एक बार तो उसने कंपस से एक लड़के पर हमला कर दिया था। स्कूल वाले उसे रेस्टिगेट करने वाले थे, लेकिन प्रवीण की माँ ने जैसे तैसे इस मामले को दबा दिया। प्रवीण के परिवार को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वो बहुत कम उम्र में बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रहा था। डॉक्टर ने बताया कि उसे GHD था। ये जानकर प्रवीण पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और अकेले रहने लगा। वो घर में नहीं रहता था, बल्कि एक फार्म हाउस में जाकर अकेले समय बिताता था।
ऋषि ने उस फार्म हाउस का दौरा किया और वहां मेकअप के सामान और लड़कियों की ड्रेसेस देखी। वो चौंका और प्रवीण की माँ से पूछा, ये सब वो क्या करता था? प्रवीण की माँ ने बताया, उसे अलग अलग रूपों में तैयार होना पसंद था। वो हमेशा अकेले में ये सब करता था। फिर अचानक वह कहीं चला गया और वापस नहीं आया। उसके जाने के बाद उसके पिता भी गुजर गए। ऋषि ने आखिरी बार प्रवीण की माँ से कहा, मुझे आपको एक सच बताना है। और उसने प्रवीण की मौत के बारे में उसे बताया। ये सुनकर प्रवीण की माँ फूट फूट कर रो पड़ी। अब ऋषि ने सब कुछ गुरुजी को बताया और गुरुजी ने प्रवीण से बात करने की कोशिश की। गुरुजी ने समझाया, अंजलि को छोड़ दो, वो अब तुम्हारी नहीं है। लेकिन प्रवीण नहीं माना। उसने कहा, मैं अंजलि से प्यार करता हूँ, वो सिर्फ मेरी है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी ने पूछा, क्या अंजलि भी तुमसे प्यार करती है? हाँ, वो मुझसे प्यार नहीं करती, उसने तो मुझे भुला ही दिया था। जब वो गांव वापस आई तो मुझे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। ये जानकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं ये हरगिज नहीं होने दे सकता था, लेकिन उसकी परवाह किए बिना मैंने अपना जुनून जारी रखा। और फिर उसने एक बार फिर कहा, मैं अंजलि को नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, ठीक है, तुम्हें अंजलि से अलग करने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। और फिर अगले दिन गुरुजी अपने शिष्यों के साथ आए। गुरुजी ने अंजलि को काबू में किया और उसे अपने साथ ले गए। वो उसे गुरु राघवेंद्र स्वामी के मंदिर में लेकर पहुंचे, जहां एक अनुष्ठान चल रहा था। लेकिन तभी अंजलि उन रस्सियों को तोड़कर आजाद हो गई और हर एक को मारने लगी। वो अनुष्ठान को रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन बीच में एक सुरक्षा चक्र था, जिसे पार करने में वो नाकामयाब हो गई और फिर अचानक गिर पड़ी। अचानक वो कहीं गायब हो गई। ऋषि जब उसे ढूंढने गया तो उसने उसे जबरदस्त तरीके से अटैक किया। ऋषि के लिए ये आखिरी समय जैसा था। वो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन ठीक तभी प्रवीण की माँ आ जाती है और ऋषि को बचाने के लिए रुक जाती है। वो प्रवीण से कहती है, प्रवीण, इस लड़की की बॉडी छोड़ दो। लेकिन प्रवीण नहीं मानता। तब वो उसे कोसते हुए कहती है, मैंने कैसे शैतान को जन्म दिया, इससे अच्छा था कि मैं तुझे पैदा होते ही मार देती। वो प्रवीण से कहती है, अगर तूने अंजलि को नहीं छोड़ा तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। ये सुनकर मजबूर होकर प्रवीण ने अंजलि की बॉडी को छोड़ दिया और फिर वो वहां से चला गया। अब सब कुछ शांत हो गया और सब गुरुजी का आशीर्वाद लेकर वहां से चले गए। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने अंजलि के सिर पर हाथ रखा, उन्हें कुछ अजीब सा आभास हुआ। सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन गुरुजी जानते थे कि खतरा अभी टला नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रवीण ने अपनी माँ के कहने पर अभी के लिए तो अंजलि को छोड़ दिया, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो अभी भी उसे पाना चाहता है। और फिर हम देखते हैं कि प्रवीण की आत्मा अभी भी अंजलि का पीछा कर रही थी। मूवी के आखिरी सीन से ये साफ हो जाता है कि जब अंजलि इस गांव में आई थी तभी से प्रवीण की आत्मा उसके पीछे लग गई थी। वो ही उसे हॉन्ट करके घर तक ले गई, क्योंकि प्रवीण को अंजलि के साथ उसी घर में रहना था। दोस्तों, मूवी की एंडिंग ओपन है और शायद हमें इसका सीक्वल भी देखने को मिले। फिलहाल आज का ये एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होता है। तो ये था दोस्तों ना निन्ना बिदलारे मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।